नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट की थी वो काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, लगभग 1 सप्ताह हो गया है। ठीक है, तो उसी को मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ गैप होके ये हो जाए कि मैं आपको ये करवाती रहूँगी, जिससे कि आप लोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं प्लस उनसे जुड़े जो भी टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट वो सारे होते रहें। ठीक है, तो जो लोग भी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी और भी क्लासेस मैंने पहले करवाई हुई हैं, तो अभी 1 सप्ताह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से ये हो नहीं पाया, लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए, लेकिन आप लोग देखते रहिए। बाकी है कि कुछ टाइम के बाद हम लोग इसको डेली करने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेपर हुआ था आपका 24 फरवरी 2023 को। ठीक है, फिलॉसफी का पेपर था, तो उसका जो पेपर 1 था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तालिका दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित तालिका वैज्ञानिक पद्धति और पारस्परिक पद्धति प्रयुक्त करने वाले विभिन्न 7 देश जैसे भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में गेहूं उत्पादन के परसेंट वितरण को दर्शाती है। ये जो मतलब आपकी तालिका दी गई है, ये आपके परसेंट वितरण को दर्शाती है, जो गेहूं का उत्पादन है उसको। ठीक है, इन देशों का कुल गेहूं उत्पादन 50 लाख टन है। कुल कितना है? 50 लाख टन है। इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको देख के हम लोगों को जो भी प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं जो परसेंटेज में दिया है। हम लोगों ने पिछली क्लासेज में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहले समझ में आए होंगे और आप इसको कर भी पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिया गया है, इंडोनेशिया में वैज्ञानिक पद्धति और पारंपरिक पद्धति द्वारा गेहूं उत्पादन के बीच अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंडोनेशिया है इसमें गेहूं का उत्पादन कितना है? 10% है। ठीक है, तो और गेहूं टोटल कितना है? 50 लाख टन। तो जब हम 50 में से 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 यहाँ जाएगा, 0 0 यहाँ जाएगा, तो ये बचेगा 5 लाख टन। ठीक है, इसके बाद उत्पादन में अंतर देखना है। अंतर कैसे देखेंगे कि जो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक पद्धति का आपका उत्पादन है प्लस जो पारंपरिक पद्धति है। तो साइंटिफिक पद्धति का है 73% और पारंपरिक पद्धति का है 27%। तो जो 5 लाख टन हमारा निकला, जो 5 लाख टन निकला हुआ है उसको सबसे पहले तो जो हमारी साइंटिफिक पद्धति है और उसमें से घटा देंगे, किसमें से? जो हमारी पारंपरिक पद्धति है। तो इसको जब घटा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 टोटल ये है और प्लस हमारी यहाँ पे इंडोनेशिया की जो साइंटिफिक पद्धति थी 73% है। ठीक है, तो 73% है तो इसलिए उसको 100 से भाग कर दिया, -5 इंटू, और जो हमारी पारंपरिक पद्धति कितनी थी? 27%, तो उसको 27/100 कर दिया। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, तो ये बचेगा 73/100 माइनस 27/100। इसमें से इसको जब घटाएंगे 73 में से हमारा 27 जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 13 में से 7 गए 6, 6 यहाँ पे बचा, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो 5 इंटू 46 और अपॉन 100 ही हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 लाख टन ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सभी 7 देशों का वैज्ञानिक पद्धति से गेहूं उत्पादन का लगभग औसत बताइए। अब जितने भी देश दिए गए हैं उनके सबका आपको औसत बताना है। जो ये दिए गए हैं सारा यहाँ पे, इंडिया, चीन, जापान जो भी है। तो टोटल हमारा कितना है? 50 लाख टन है। तो 50 और परसेंटेज में है, इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडिया का 18। और कौन सी पद्धति का पूछेंगे? वैज्ञानिक। तो आपको केवल इधर वाली देखनी है। ठीक है, इससे अभी हम लोगों को कोई मतलब नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। तो 18 इंटू 32 और फिर इसी प्रकार से 22 इंटू ये 70 हो गया, और यहाँ पे है 20%, ये एक नहीं है यहाँ पे, और इंटू 78 यहाँ पे हो गया। ठीक है, जापान का हो गया, श्रीलंका का 13 और गुणे 60 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है हमारा पाकिस्तान, सॉरी इंडोनेशिया, तो ये है 10 गुणे 73, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 73 है, ठीक है। और फिर है पाकिस्तान 9 गुणे 66, ये हो गया। इसके बाद लास्ट में बांग्लादेश 8 गुणे 20, ये हो गया। और यहाँ पे 100 बाहर आया है, इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज दिया गया है उसका सारे का कॉमन ले लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन कॉमन लेके लिख लिया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सारे टर्म आ जाएंगे। जैसे 18 में 32 का गुणा करेंगे, 22 में 70 का करेंगे, इस प्रकार से। तो ऐसे ऐसे ये आते चले जाएंगे, ठीक है। इनसे ये वाली वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ये सिंपल सा मल्टीप्लाई आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको मल्टीप्लाई भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जब इसको पूरे के जोड़ लेंगे और इसका गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 29.7 लाख टन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से गेहूं का लगभग उत्पादन कितना हो गया। अब ये टोटल आया है, ठीक है। और हमारी कितनी कंट्री है, 7 है। तो टोटल में से 7 को हम लोग भाग देंगे तो ये हमारा 4.24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है कैलकुलेशन। तो लेकिन जिन बच्चों को कैलकुलेशन दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप जरूर बताइएगा, तो मैं इसको अलग से करवा दूंगी इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद है हमारा पाकिस्तान में पारंपरिक पद्धति और जापान में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा गेहूं उत्पादन का अनुपात पूछा है। अब पाकिस्तान कहाँ पे, ये है यहाँ पे गेहूं उत्पादन कितना है, 9%, ठीक है। पारंपरिक पद्धति कितना है, 66%। इसके बाद सॉरी, पारंपरिक हमारा है 34, और जो वैज्ञानिक पद्धति है वो 66% है। तो उसका अनुपात पूछा है। टोटल हमारा 50 है, ठीक है। और गेहूं उत्पादन पाकिस्तान कितना हो रहा है, 9%। तो 9/100 हो गया, ठीक। और इसके बाद जो हमारी पारंपरिक पद्धति वो कितनी है, 34। तो 34/100 इसको सॉल्व करेंगे तो 1.53 लाख टन आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग जापान, यहाँ पे जापान का परसेंटेज पूछा, जापान की वैज्ञानिक पद्धति देखेंगे तो जापान कितना है, 20% है आपका, ठीक है। तो 50 × 20/100 हो गया। इसके बाद कौन सी पद्धति पूछी गई है, साइंटिफिक पद्धति। जापान की जो है साइंटिफिक पद्धति पूछी गई। तो जापान की साइंटिफिक कितनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 78%। तो वो यहाँ पे 78% से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे 7.8 लाख टन आएगा। अब इसमें से इसका अनुपात बताना है, ठीक है। तो इसको पाकिस्तान वाले को हम लोग ऊपर रखेंगे, जापान वाले को नीचे रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 51/260 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं श्रीलंका का पारस्परिक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका का पारस्परिक पद्धति से गेहूं उत्पादन भारत के वैज्ञानिक पद्धति द्वारा गेहूं उत्पादन से लगभग कितना गुना है। अब श्रीलंका का भारत से कंपेयर करके आपको बताना है कितना गुना ज़्यादा है। तो श्रीलंका हम लोग पारस्परिक पद्धति का उत्पादन देखते हैं तो टोटल 50 है। पारंपरिक पद्धति हम लोग देख लेते हैं श्रीलंका में कितनी है। श्रीलंका कहाँ गया, यहाँ पे। तो जो पारंपरिक पद्धति है वो है आपकी 40%, ठीक है। तो ये 40% हो गया। और टोटल गेहूं का उत्पादन वहाँ पे 13% है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.6 लाख टन आएगा आपका। भारत में वैज्ञानिक पद्धति का उत्पादन टोटल इतना है, और गेहूं का उत्पादन कितना करता है, 18%। और जो पारंपरिक पद्धति है, सॉरी भारत की साइंटिफिक पद्धति पूछी गई तो वो है हमारी 32%। तो इन सबका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2.88 लाख टन, ठीक। अब पूछा गया है कि कितने गुना है, ठीक है। भारत से पूछा गया है कितने गुना है, तो भारत को नीचे रखेंगे और जो आपका श्रीलंका है उसको ऊपर रखा जाएगा। तो ये 0.9 गुना आ जाएगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वैज्ञानिक पद्धति से गेहूं उत्पादन पाकिस्तान के पारस्परिक पद्धति द्वारा गेहूं उत्पादन से प्रतिशत अधिक कितना है। और सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग रिपीट मोड पे कर भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत है। तो अगर लोग कमेंट करके बताए तो मैं जैसे 1 या 2 क्वेश्चन DI के लेके आपको डिटेल में उसका सारे ज़रा छोटी छोटी चीज़ आपको बता दूंगी। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सिंपल सा है तो हो सकता है आप लोगों के सबके समझ में भी आ रहा हो,
ठीक है। तो भारत में वैज्ञानिक पद्धति देख लेते हैं, 50 इंटू टोटल इतना है, वैज्ञानिक पद्धति कितनी है 32/100, तो ये मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग ऊपर अभी सॉल्व किया था। इसके बाद पाकिस्तान में परंपरागत तरीके से गेहूं का उत्पादन, तो टोटल इतना है, पाकिस्तान में टोटल गेहूं का उत्पादन कितना है 9%। इसके बाद 34 ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब पूछा क्या गया कि गेहूं उत्पादन लगभग प्रतिशत कितना अधिक है, तो प्रतिशत निकालेंगे। तो जो इंडिया का है उसमें से पाकिस्तान का घटा के हम लोग 100 का गुणा करेंगे और नीचे पाकिस्तान का करेंगे, क्योंकि कंपेयर भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये 1.35 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 2.88 है ये, और 1.53 इसको घटाएंगे तो 8 में से ये आएगा 5, यहाँ पे 3, ये 1.35 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो ये 88.24% हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तरी क्विज हमारे क्विज होते हैं को विकसित करने में निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्विज बनाए जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं आजकल आईसीटी का उपयोग काफ़ी हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर है जिनसे हम लोग क्विज बना सकते हैं। एक तो वेकलेट है, लर्निंग पैड है, पिक्सटन है, हॉट पोटेटोज है, सोक्रेटिक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक लर्निंग पोड हमारा हो गया, इसके बाद हो गया हमारा पिक्सटन होता है, इसके बाद हमारा होता है ये सोक्रेटिक। ठीक है, VDE। यहाँ पे हमारा जो तीसरा आंसर है वो सही हो जाएगा, मतलब सी वाला सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं, लर्निंग पॉड और पिक्सटन, इसके बाद है सोक्रेटिक। इनसे हम लोग अपने क्विज बना सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के VAR के, ठीक है, अधिगम निर्देश अनुसार कौन सी अधिगम शैलियाँ हैं, मतलब व्हाट आर द लर्निंग स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स VAR के मॉडल। तो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग और काइनेस्थेटिक। ठीक, तो ये जो है हमारी फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग VAR के मॉडल की विधियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल त्रिकोणमिति से संबंधित गणित की कुछ समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा था। ठीक है, उसने अनेक बार प्रयास किया लेकिन विफल रहा। उसके शिक्षक ने उसकी सहायता की, जिसने उसका सही उपागम के अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त किया और वह इन समस्याओं के समाधान में सफल रहा। यह निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है। राहुल वॉज ट्राइंग टू सॉल्व सम मैथमेटिक्स, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ही ट्राइड many times but failed. His teacher helped him. This led him to follow right approach and he succeeded to solve this problem. This is an example of। अब ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ा होगा, हर जगह ये चीज़ आती है। तो जब हम लोग बच्चे को, जैसे बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, उसको कुछ थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये आपने जो वाइगोस्की का नियम है उसको पढ़ा होगा, तो उसमें एक टर्म आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वो इसी से संबंधित है। ठीक है, कि एक सहयोग या थोड़ा सा कि बच्चे कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको पुश कर देना उस चीज़ के लिए, जिससे वो पूरे सोल्यूशन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे एक ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कम अंडर नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन साइंटिफिक मॉडल। कौन से हैं जो गैर तकनीकी हैं, गैर वैज्ञानिक मॉडल हैं। या रोगर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस हो गया, इसके बाद वेनस्टीन और फेंटिनी निर्देश, डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे ACD वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं एक ऐसा मंच है जो प्रत्येक द्वारा कहीं भी और किसी भी समय पर अभिगमित कक्षाओं में पढ़ाए जा सकते हैं सभी पाठ्यक्रमों की। तो ये इसमें पूछा गया कि किस क्लास से किस क्लास तक स्वयं का कंटेंट मिलता है।
तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्वयं पे आपको कंटेंट, वीडियो जो भी है, बहुत सारी चीज़ें, कोर्स, डिप्लोमा, ये सब दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मापन किस स्केल में परम शून्य होता है। मतलब यहाँ पे अब मेजरमेंट, यहाँ पे स्केल ऑफ मेजरमेंट आपको पूछा गया है, तो कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। आपको ये रिसर्च मैथडोलॉजी का एक क्वेश्चन है जो रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो एक तो नॉमिनल, ऑर्डिनल। नॉमिनल में क्या होता है कि हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं, जैसे मेल है, फीमेल है, बॉयज़ है, गर्ल्स है। ठीक है, उसका ऑर्डिनल में क्या होता है कि रैंक दे देते हैं कि जैसे फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड, मतलब एक ऑर्डर अरेंज कर देते हैं। इंटरवल में है कि इसमें सारी नॉमिनल और ऑर्डिनल की वो कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब जीरो यहाँ पे पूछा गया कि परम शून्य किसमें, एब्सोल्यूट जीरो केवल आपका होता है रेशियो में। ठीक है, जो एब्सोल्यूट जीरो बताता है। तो यहाँ पे आंसर जो है डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रॉबस्टनेस इज कंसर्न विद, मतलब खरापन किससे संबंधित है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, या फिर मेजरमेंट वैलिडिटी, या फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो खरापन है कि जैसे हम लोग कोई सॉफ्टवेयर की जो बाहरी फिजिकल चीज़ों को चेक करने के लिए कि क्वालिटी उसकी क्या है, इस प्रकार से, तो ये हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी में आ जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी में चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच इनिशियली सैम्पल रिस्पॉन्डेड कॉन्टैक्ट एंड रिक्रूट अदर्स इन देयर सोशल नेटवर्क और पार्टिसिपेंट इन रिसर्च कॉल। यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें पहले हम एक सैंपल ढूंढते हैं, फिर उससे बात करके फिर और सैंपल ढूंढते हैं, मतलब एक चैन टाइप की बनती चली जाती है। तो आपने पढ़ा होगा इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। उस प्रतिचयन को क्या कहा जाता है जिसमें प्रारंभ प्रतिचयन अनुक्रिया करने वाले या उत्तर देने वाले अनुसंधान में सहभागिता के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क में से अन्य व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और उनकी भर्ती करते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लो आपको कोई ड्रग वाली चीज़ों पे रिसर्च करनी है। ठीक है, तो सारे लोग ऐसे तो आप किसी से बोल नहीं सकते हैं, हो सकता है आपसे लड़ने लगे कि ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले एक ऐसा कोई कैंडिडेट ढूंढेंगे जो ड्रग यूज़ करता होगा। ठीक है, या फिर स्मोकिंग वगैरह कुछ भी ऐसा थोड़ी सी रेयर चीज़। ठीक, फिर उससे बात करें, पूछेंगे कि आपके और कौन से फ्रेंड्स हैं, या किस सर्कल में आप कहाँ किसके साथ खाते पीते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग किस में आ जाती है, आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग में। मतलब आपने पहले एक सैंपल सर्च किया, उससे फिर आपके 3 सैंपल और मिल गए, फिर उनसे और 3-3 मिल गए। ठीक है, इस प्रकार से तो ये सैंपल आपका बढ़ता चला जाता है। तो ये वाली सैम्पलिंग किस में आती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी आंसर हमारा है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए रिसर्च पेपर रिटन एपीए स्टाइल इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब एपीए स्टाइल में कैसे करेक्ट ऑर्डर होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, नंबर 1 पे आपका अब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, फिर नंबर 2 पे आपके रेफरेंस आ जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा टेबल, नंबर 3 पे आपका टेबल आ जाएगा, फिर लास्ट में आपके जो है फिगर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एपीए स्टाइल के अनुसार यहाँ पूछा गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग बताना है। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। debriefing of participant takes place at the beginning of study। ठीक है, ये रिसर्च से क्वेश्चन है। डिस्पेक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रिसर्च पार्टिसिपेंट अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ स्टडी में भी देख लेते हैं हम लोग। शोध अध्ययन के प्रारंभ में सहभागियों को जानकारी डिब्रीफिंग प्राप्त की जाती है। शोध के सहयोगियों को अध्ययन के कुछ पहलू के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का प्रचलन छल डिसेप्शन कहलाता है।
तो यहाँ पे जो बी है वो सही है, ए वाला हमारा सही नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्टेटमेंट एक गलत है और दूसरा वाला सही है, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज। तो लीनियर मॉडल होता है, उसमें क्या होता है कि एक लोग ने बात कही, ठीक है, कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक लोग ने बात की दूसरा सुनता है, इस प्रकार से, तो वो किसमें आ जाता है? सत्तावादी ऑथोरिटेरियन में आपका ये आ जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्टडिंग द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड। मतलब डेली लाइफ में हम जो लोग साइन या मतलब कह सकते हैं कि इशारों में बातें करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो लिंग्विस्टिक, सिंटैक्टिक्स, या फिर सिमेंटिक्स, या फिर प्रैग्मेटिक्स। तो यहाँ पे शायद, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं उसको बोलते हैं संकेत। जो लोग हम लोग दैनिक जीवन में चीजें बोलते हैं उसको बोलते हैं संकेत विज्ञान, और ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सी कंफ्यूजन है, लेकिन ये आप क्वेश्चन कर लीजिए। एनटीए ने भी इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसमें आंसर मतलब जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन इफेक्टिव लिसनिंग इन द क्लासरूम। कक्षा में निष्प्रभावी श्रवण हेतु उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। संदेश का संदर्भ निर्धारण, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन ऑफ मैसेज, अटेंशन ट्रिगर्स, ध्यान विमोचक, फिजिकल और मेंटल फटीग, मतलब आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, लैक ऑफ इंसेंटिव, प्रेरक का अभाव, इनसफिशिएंट प्रिपरेशन, अपर्याप्त तैयारी। तो इसमें से कौन से हैं जो इनफेक्टिव होते हैं लिसनिंग, सुनने में? ठीक, तो एक तो आपका फिजिकल एंड मेंटल फटीग भी हो गया, क्योंकि अगर ये है तो भी आप सही से लोगों की बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, इसके बाद कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ मैसेज, ये नहीं होगा, तो ए को तो हम लोग पहले ही बाहर कर देते हैं, तो ये ए वाला बाहर हो गया, इसके बाद ये वाला भी बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि अपर्याप्त तैयारी, इससे भी कोई लिसनिंग का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जनसंचार के यांत्रिक मॉडल के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मल्टीपल वेज तो होते नहीं जनसंचार में, ये नहीं होगा। वन वे, ये सही है। फ्रॉम वन टू मैनी, ये भी हो जाएगा। कैन बी एनोनमस, मतलब अज्ञात हो सकता है। एक्टिव ऑडियंस, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी सी डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, मतलब बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मास कम्युनिकेशन मतलब जैसे मीडिया वगैरह होती है, आप लोग देखा न्यूज व्यूज आती है, तो उसमें वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। In the earlier days of mass communication, content creators played an important role in the society. ठीक है, they represented and defined reality by authoring narratives to explain the audience. जनसंचार के आरंभिक दिनों में विषय वस्तु निर्माताओं में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आप ग्राहकों को व्याख्यात करने के लिए वृत्तांत लेखन द्वारा वास्तविकता को प्रस्तुत किया और उसे परिभाषित किया। ठीक है, इसमें से तो ये मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे दोनों ही जो कथन है वो करेक्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक परिवार में ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए की आयु बी की आयु की 4 गुना है। 4 वर्ष पश्चात ए की आयु 40 वर्ष होगी। सी की आयु 4 वर्ष पूर्व ए की आयु की आधी थी। क्रमशः बी सी आयु की ज्ञात कीजिए। बी और सी की आयु पूछी गई है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ का है।
मैथमेटिक्स का है ये, जो आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग आती है वो। तो 4 वर्ष पश्चात ए की आयु 40 वर्ष थी, ठीक है। तो ए की आयु कितनी थी, 36 वर्ष होगी 4 वर्ष, क्योंकि बाद में 40 होगी तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 36। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 36/4 कर देंगे तो 9 आ जाएगी, ठीक है। चूंकि सी की आयु 4 वर्ष पहले सी की आयु थी, तो 32/2 कर देंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा, इसलिए सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 16 + 4 20 वर्ष, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है। बाकी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसके क्वेश्चन मैं अलग से करवा दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जो ब्लड रिलेशन से आपके पूछे जाते हैं। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। तस्वीर की लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो एक व्यक्ति ने कहा, यह लड़की मेरी माँ की पौत्र है, तो मतलब ये व्यक्ति है कोई माँ की पौत्र, मतलब पौत्र क्या हो गया, बेटे की, ऐसे कुछ, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि तस्वीर की लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की की माँ के पौत्र की पत्नी है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं पड़ा, पत्नी है। तो अगर केवल पौत्र होता तो पिता ही हो जाते, तो यहाँ पे क्या होगा, फादर इन लॉ हो जाएंगे, मतलब ससुर हो जाएंगे वो, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर पूर्व दिशा में वाई बिंदु पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, वह उसके बाद दाहिने ओर मुड़ जाता है और जेड बिंदु पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। जेड की एक्स से बिंदु बतानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे पूरब होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो पहले क्या बोला गया है, एक एक्स बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उत्तर पूर्व, तो इधर मतलब चलता है वो, ठीक है। कितना चलता है, ये यहाँ पे वाई हो गई आपकी, पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, यहाँ पे 20 मीटर चलेगा, ठीक है। वह उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है, अब यहाँ पे है तो उसका दाहिना किधर हो जाएगा, आप दाहिना मतलब राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ से चला, फिर कहाँ पे जाएगा, दाहिने इधर मुड़ेगा, और कितना चलेगा, दाहिने मुड़ के, और जेड बिंदु पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, तो कोई जेड बिंदु होगा जो भी, तो यहाँ से ये 20 मीटर चलता है, ठीक है। 20 इधर चला, 20 इधर चल गया। इसके बाद है जेड बिंदु की एक्स बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो 20 ये इधर हो गया, ठीक है, और 20 इधर हो गया। हम लोग देख लेते हैं, तो एक्स जेड हम लोगों को ज्ञात करना है, तो ये इधर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी होती है यहाँ पे लगाई गई है, देखो पाइथागोरस प्रमेय, उस हिसाब से आपका 20√2 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपका कुछ क्वेश्चन बनेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति किसी धनराशि का निवेश कुछ समय के लिए करता है, वह धनराशि 7% साधारण ब्याज की दर से 4500 हो जाती है, ठीक है। और तथापि यदि 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो वही धनराशि 3500 हो जाती है। धनराशि एवं समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो निवेश की धनराशि मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, समय अवधि भी एक्स यहाँ पे मान ली गई है। तो जिस प्रकार से 7% है तो 7/100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से पूछा गया है 7% की दर कितनी हो जाती है, 4500 माइनस यहाँ पे एक्स कर दिया गया। इसको जो सॉल्व करेंगे तो एन का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो एन का मान जो इसको सॉल्व करेंगे 5xn हो गया, इसको एक्स को इधर भेज के सॉल्व करके, एक तो ये हमारा हो गया, ठीक है, दूसरा ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे 3500 हो जाती है 5% जब होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 50 वर्ष यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो आपका द्विघातीय समीकरण होता है उस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं ये एक क्वेश्चन अलग से करा रही हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस है। अभी हम लोग यहाँ पे
केवल PYQ कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, x 1000 हो गया, n कितना आया, n 50 वर्ष आ गया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी। 12, 12, 24, 72, 288, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया गया 640, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे है 12 इंटू 1 किया गया तो 12 आ गया, 12 इंटू 2 किया गया तो 24 आ गया, फिर 3, फिर 4, मतलब ये जो संख्या आती जा रही है, जैसे 12 इंटू 1 12, तो 12 का आप 2 में करेंगे, फिर यहाँ पे जो संख्या है उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 आएगा तो उसको 4 से करेंगे, 288 को 5 से, फिर यहाँ पे जो संख्या आएगी उसको 6 से करेंगे। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व जब करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1440, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है इस प्रकार। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे जिस प्रकार से हम लोग कर रहे थे पहले। बाकी है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं अभी, उसके लिए मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। थोड़ा सा जैसे अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों का कुछ कंटेंट है जो नहीं मिल रहा है, उनको करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको कहीं भी कंटेंट नहीं मिल रहा है, कोई बुक नहीं है। बाकी मैं ये जैसे ही कोशिश करूँगी कि आपकी 1-2 दिन छोड़ के या रेगुलर बेसिस पे भी जैसे ही होता है आपको करवा दिया जाएगा। बाकी जो मैथ वाला पोर्शन है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो केवल जैसे DI हो गया आपका, उसके क्वेश्चन अलग से करवा दिए जाएंगे, फिर मैथ वाले पोर्शन हो गए या फिर रीजनिंग के हो गए। तो जिन बच्चों को दिक्कत है वो लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग सीखेंगे ही कुछ ना कुछ, उसमें मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा है कि प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो उस हिसाब से लेके चलना होता है, ठीक है। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए, धन्यवाद।